Hello everyone, I'm Kunal Upadhyay, your mentor for UGC NET English Examination. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 4 में एलिजाबेथन एज को. सो एलिजाबेथन एज, एज द नेम सजेस्ट, एलिजाबेथ, सो यानी कि क्वीन एलिजाबेथ से ये एज स्टार्ट होती है, राइट? जब क्वीन एलिजाबेथ का रूल था इंग्लैंड में, तब क्या था कि पोइट्री की बहुत ग्रोथ हुई, क्योंकि जो क्वीन थी ना, वो खुद भी एक बहुत अच्छी पोइट थी. हालांकि उनके वर्क पब्लिश नहीं हुए हैं, बट वो बहुत अच्छी पोइट रही है. सो क्वीन की वजह से ग्रोथ ऑफ पोइट्री हमको इस एरा में देखने को मिला. पोइट्री के साथ साथ इनकी जो आर्मी है उसकी ग्रोथ हुई, इनकी जो ट्रेजरी है यानी खजाना था उनकी ग्रोथ हुई. हर एक चीज की बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ थी. बहुत खुश थे इनके रूल में लोग. सो इन्होंने क्या किया था कि स्पेन के राजा थे फिलिप, उनका प्रपोजल आया हुआ था इनको, एंड शी रिजेक्टेड दैट प्रपोजल, क्योंकि इनको एक और नाम से जाना जाता है. वो नाम है वर्जिन क्वीन. क्योंकि इनका कोई भी सन नहीं था या फिर कोई भी डॉटर नहीं थी. इन्होंने अकेले राज किया. इनकी डेथ के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, राइट? सो ये इनको वर्जिन क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फिलिप का जब ऑफर आया था तो इन्होंने इग्नोर कर दिया. एंड उसके गुस्से में आकर जो फिलिप था, जो कि राजा था, उसने क्या किया, अपना स्पेनिश अर्माडा यानी कि स्पेनिश शिपों का जहाज, और उस अर्माडा को कहा जाता था कि हराना इम्पॉसिबल है. स्टिल उन्होंने क्या किया, फिलिप वन ने अपना जहाज भेज दिया, अपने स्पेनिश जहाज सॉरी अपना स्पेनिश अर्माडा इंग्लैंड की तरफ भेजा. एंड उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ थी रोल पे. तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर जो उनकी नेवी है, इंग्लैंड की नेवी, उसकी बहुत अच्छी पावर देखी गई, क्योंकि एलिजाबेथ ने इस अर्माडा को, स्पेनिश अर्माडा को खदेड़ के रख दिया एकदम. सो ये जो ग्रोथ थी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ थी, इससे सब लोग बहुत खुश थे एलिजाबेथ के रूल में. अगर हम हिस्ट्री से या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से हटें, तो हम आते हैं कुछ डेवलपमेंट्स पे. डेवलपमेंट्स किसकी? डेवलपमेंट्स लिटरेचर की. हमको इस एरा में स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में पता चला. स्पेंसरियन स्टेंजा एडमंड स्पेंसर ने लिखा था. ये मैं आपको सब पोइट्स पढ़ाऊंगा जस्ट इसके बाद ही. स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसर ने द फेरी क्वीन लिखी थी. फेरी क्वीन लिखी थी इस एलिजाबेथ को इम्प्रेस करने के लिए, राइट? तो जो फेरी क्वीन लिखी थी ना, इसमें पहली बार इसने स्पेंसरियन स्टेंजा को इंट्रोड्यूस किया था. जो स्टेंजाज होते हैं, जो पेंटामीटर होते हैं, ये सारे एक मेजरमेंट के स्केल्स हैं. जैसे कि हम मीटर नापते हैं ना, मीटर नापते हैं हम, किलोमीटर नापते हैं, वो मेजरमेंट के एक स्केल होते हैं. तो ये भी क्या है, मेजरमेंट के एक स्केल्स हैं, राइट? तो फेरी क्वीन में यूज किया था, यानी कि 8 आयम्बिक पेंटामीटर और एक अलेक्जेंड्राइन. आपको ऐसी समझ नहीं आएगी चीज, मैं स्टिल एक वीडियो बनाकर सेपरेट सी उसमें बताऊंगा जितने भी मीटर्स हैं ये. देन स्पेंसी सॉरी शेक्सपियरियन सोनेट्स हमें देखने को मिली थी. सरी ने जो है सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था. एंड शेक्सपियर ने, सिडनी ने, स्पेंसर ने, ड्राइडन ने इन सोनेट्स को बहुत ज्यादा परफेक्ट कर दिया. देन पेट्रार्चियन सोनेट, जो कि हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं. तो वॉट, सिडनी, ये जो ऑथर्स सॉरी पोइट्स हैं, इन्होंने ये पेट्रार्किन सोनेट यूज किए थे. इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी. इसको हम वेरिएशन के साथ यूज कर सकते हैं. ये राइमिंग स्कीम और जो ये मीटर्स है, ये आपको मैं सेपरेटली बताने वाला हूँ अगली वीडियो में. देन कम्स द ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स यानी कि ब्लैंक वर्स को भी सरी ने इंट्रोड्यूस किया था. सरी एक बहुत अच्छे पोइट थे, एंड उसको शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव ने यूज किया था. तो जो ब्लैंक वर्ड्स है ना, यानी कि आप लिख लीजिए, आपको कोई पर्टिकुलर स्कीम फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो वो चीजें होती हैं. सो हम पोइट्री को डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में. तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पोइट की, सर थॉमस वाइट. सबसे पहले पोइट नहीं है एज के, बट स्टिल इंपॉर्टेंट पोइट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ. नेम के आगे सॉरी सॉरी जो ईयर है ना, इसके आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगे हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत सारी वीडियोस में लगे मिलेंगे आपको. तो क्वेश्चन मार्क अगर लगे हैं, तो उसका मतलब है कि हमको कंफर्म नहीं है कि क्या है उस, बेसिकली उस ऑथर या उस राइटर या फिर उस पोइट की डेट क्या है, जीने की या मरने की, हमें कंफर्म नहीं है. बट स्टिल एक एस्टिमेट लगाया जाता है, उस एस्टिमेट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, राइट? थॉमस वाइट जो थे, ये एक नोबल मैन थे. नोबल होते हैं, नोबल होते हैं, क्लर्जी होते हैं, वैसे ही नोबल मैन थे. और ये कोर्ट में काम करते थे. हेनरी एट के कोर्ट में इन्होंने डिप्लोमेट सर्व किया है, एज अ डिप्लोमेट सर्व किया है. तो बात की बात है, चलिए.
तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या हैं? टॉर्टल्स मिशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन लिटरेचर स्टूडेंट और फ्यूचर लिटरेचर प्रोफेसर आपको ये पता होना चाहिए ये वर्क। देन उन्होंने क्या किया था? इंट्रोडक्शन दिया था किसका? पेट्रार्किन सॉनेट्स का इन इंग्लिश, राइट। 31 सॉनेट्स लिखी हुई हैं एंड सटायर्स लिखे हुए हैं इन्होंने। ठीक, यहाँ बात कर लेते हैं। तो ना इनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें एक सीरियस और एक रिफ्लेक्टिव वर्ड्स देखने को मिलता है, यानी सीरियसनेस मिलती है, या फिर रिफ्लेक्टिव यानी कि कुछ सच्चाई दिखाने वाला, कुछ रिफ्लेक्ट करने वाली चीजें हमें देखने को मिलती है। देन कम्स दी मोरल रिफाइंड वेनिसा स्टाइल। तो इनका क्या था ना कि रेनेसा से पहले जो मेडिवल एज था, मेडिवल एज के बाद जैसे ही रेनेसा आया, इन्होंने इतने अच्छे से अडॉप्ट किया कि इनकी जो राइटिंग्स थी उनको रिफाइंड कहा जाता है, कि रेनेसा एज में वन ऑफ द रिफाइंड राइटिंग्स है। रेनेसा का मतलब होता है री इंश्योरेंस, राइट। देन इनकी एक आदत थी कि अपनी पर्सनल मन की बात को ना अपनी पोइट्री में बोल देते थे। सो पहले राइटर थे हमारे, पहले पोइट थे हमारे सर थॉमस वेट। इसके बाद भी बहुत सारे पोइट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। थॉमस वाइट के बाद अब हम बात कर लेते हैं हेनरी हॉवर्ड के बारे में। हेनरी हॉवर्ड को हम अर्ल ऑफ सरी भी बोलते हैं, यानी कि अर्ल मतलब जो मोती होता है, सरी का। तो ये जो है ना हेनरी हॉवर्ड, ये थॉमस हॉवर्ड जो कि राजा हैं, ड्यूक हैं, कहाँ के? नॉरफॉक के ड्यूक हैं, उसका बेटा है, राइट। सो उसके बेटा होने के बावजूद भी ये अच्छा एक पोइट है। इसने हेनरी एट की कोर्ट में भी सर्व किया है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो एलिजाबेथ वन है, ये हेनरी एट की बेटी है, तभी इसको ये बेटी है, तभी इसको ये थ्रोन मिला है। दूसरी चीज, ये ट्यूडर डायनेस्टी से है, शी इज फ्रॉम द हाउस ऑफ ट्यूडर, राइट। एंड ये लास्ट रूलर है जो कि ट्यूडर के हाउस से है। इसके बाद जब इसकी डेथ हो जाएगी तो उसका कोई बच्चा था नहीं, चाइल्ड नहीं था, तो इसलिए जो पावर है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो गई ट्यूडर से स्टुअर्ट तक, स्टुअर्ट डायनेस्टी तक, राइट। तो वो तो अलग बात है, चलिए। अब इतना याद रखिए कि हेनरी एट की बेटी है ये, एलिजाबेथ एंड ट्यूडर डायनेस्टी। हम आते हैं हेनरी हॉवर्ड में, तो ये थॉमस हॉवर्ड का बेटा है एंड हेनरी एट के कोर्ट में इसने काम किया था। बट बाद में इसको ट्रेजन के लिए इसको मार दिया गया, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया, राइट। तो ये थॉमस वाइट का बहुत अच्छा दोस्त इतनी गहरी थी कि जो ये वर्क है टोटल्स मिशनरी, ये जो वर्क है ना, ये है तो थॉमस वाइट का, बट इसने क्या किया था, इस वर्क को एज अ कलेक्शन बना दिया था पूरा ना, मतलब बिखरे ना था, कि वर्क मिलता रहे। देन इसने क्या किया था कि इसने शेक्सपियरियन सोनेट को डेवलप किया और डेवलप किया, थ्री क्वार्टरिन्स और एक फाइनल कपलेट। क्वार्टरिन्स और कपलेट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, राइट। देन हम बात कर लेते हैं थॉमस सेक्वाइल की। थॉमस सेक्वाइल अर्ल ऑफ डॉर्सेट बोलते हैं इसको। तो ये लॉयर था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था एलिजाबेथ की कोर्ट में, राइट। इसका वर्क है द इंडक्शन एंड द कंप्लेन ऑफ हेनरी ड्यूक ऑफ बकिंगम। इसने गॉर्बोडक जो कि फर्स्ट कॉमेडी प्ले है, इसने वो किया था, को ऑथर किया था थॉमस नॉर्टन के साथ। ठीक हो गया। मैं दो चीज बता चुका हूँ, मैग्निफिकेंस बता चुका हूँ और एक गॉर्बोडक बता चुका हूँ, तो अब ये याद रखिएगा। देन इसकी जो राइटिंग थी ना, वो रॉयल राइटिंग थी, राइम रॉयल, यानी कि इसके जो राइमिंग थी या फिर जो उसकी राइटिंग थी उसमें एक रॉयल पन्ना झलक जाता था। 7 लाइन का स्टेंजा और राइमिंग स्कीम है ABA BBCC। ठीक, तो ग्रैंड स्टाइल है, ऑब्वियसली रॉयल स्टाइल है तो ग्रैंड तो होगा ही। डिग्निफाइड स्टाइल ऑफ राइटिंग, राइट। तो ये दोनों हो गए हेनरी हॉवर्ड एंड थॉमस सेक्वेल के बारे में। दो और ऑथर की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला है जॉर्ज गैस्कोजाइन, 1525 से 1577। सो ये लॉयर है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सोल्जर है, ये पोइट है, ये प्ले राइट है। इतना कुछ इन्होंने किया, तो ये फिट बैठते हैं एलिजाबेथ की डेफिनेशन में। एलिजाबेथ क्या बोलती है कि वर्सेटाइल एलिजाबेथन जेंटलमैन कौन होगा? ये होंगे जिनने इतना सब कुछ कर रखा है। एक प्योर डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन है, राइट। इनके वर्क है द स्टील ग्लास 1576। ये भी नोट करते रहिएगा हाथों हाथ। अब द फर्स्ट फॉर्मल सटायर, अमंग द फर्स्ट फॉर्मल सटायर्स। देन का जोकास्टा
जो कि एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट सॉरी सपोजेस सपोजेस एक और प्ले है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट नोन प्रोज कॉमेडी, यानी कि पोइट्री की पहली कॉमेडी है जो कास्टा। देन कम्स द 13 notes of instruction concerning the making of versatile or rhyme in English। ये क्रिटिसिज्म है या सटायर कह सकते हैं इसको, इनका सटायर है, राइट। इनका फॉर्मल सटायर राइटिंग स्टाइल है एंड क्रिटिकल थ्योरी ये लिखते हैं। अगली बात कर लेते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बट स्टिल इनके इस वर्क की वजह से जो क्लासिकल ट्रेजेडी है या फिर अमंग फर्स्ट फॉर्मल सटायर्स है, इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया ताकि नेट में क्वेश्चन आए तो आप मार्क कर दें। देन कम्स दी सर वाल्टर रेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1552 से 1618। दो टाइम जेल में रह चुके हैं। सी, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दो टाइम जेल में रहा या फिर लॉयर था, मेंबर था, सोल्जर था। ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक कैरेक्टर से जुड़ सके, राइट, जो कि कैरेक्टर से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो सर वॉल्टर रे ये दो टाइम जेल में गए थे। क्यों जेल में गए थे? एक बार इन्होंने एलिजाबेथ की दासी से शादी कर ली थी, उस जुर्म में जेल में गए थे। और एक बार जेम्स ने इसको जेल में भेजा था ट्रीजन के लिए, राइट। इनके फेमस वर्क हैं द निम्स रिप्लाई टू शेपर्ड। क्रिस्टोफर मार्लोव का एक वर्क है ना, द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव। इसके रिप्लाई में इनने ये लिखा था, द निम्स रिप्लाई टू शेपर्ड, राइट। एंड द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज इनका एक और वर्क है। थर्ड वर्क है इनका द लाई। जो द लाई है इन्होंने लिखा है कोर्ट लाइफ के ऊपर, कि जैसे कि हमें कितनी फैसिनेटिंग लगती है कि भैया कोर्ट में है, कोर्ट लाइफ है, यानी कि एलिजाबेथ की कोर्ट में, तो कितना फैसिनेटिंग लगता है हमें सोचने में। बट एक्चुअली जो पॉलिटिक्स होती है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उधर, वो झेलना हर किसी की बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखा था द लाई। अब हम दो मेजर दिग्गज ऑथर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजाबेथन एज में एक बहुत फेमस राइटर है जो कि है एडमंड स्पेंसर, राइट। सो इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्रोनोलॉजी। देन हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले 1552 में वही बर्थ इन लंदन, लंदन में पैदा हुए थे। देन 1560 में स्कूलिंग, देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। देन ही मूव्स अगेन टू लंदन, फ्रॉम कैम्ब्रिज से लंदन दोबारा गए ये। फिलिप सिडनी का एक आर्टिकल था, उसमें ये थोड़ा सा इनका पार्ट था। इन्होंने फिर क्या किया, द शेपर्ड्स कैलेंडर पब्लिश करी। देन 1580 में ये सेक्रेटरी बने लॉर्ड ग्रे के। ठीक, लॉर्ड ग्रे कहाँ के लॉर्ड थे? ये आयरलैंड के लॉर्ड डिप्यूटी थे, तो उसके सेक्रेटरी ये बने, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस आए लंदन। उन्होंने क्या किया, 3 बुक्स पब्लिश करी फेरी क्वीन की। फेरी क्वीन इनका बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, नेट के पर्पज से भी और वैसे भी। मैं फेरी क्वीन को एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, बट अगर मेरी वीडियो नहीं आती है तो आप इसमें रिसर्च कर लेंगे। एज ए लिटरेचर स्टूडेंट और लिटरेचर प्रोफेसर ये बहुत जरूरी है, फेरी क्वीन आपको पढ़नी है। फेरी क्वीन की आप देखेंगे कि जो शुरू की 3 बुक्स हैं जो पब्लिश्ड हैं वो बहुत ही अच्छे वे में लिखी गई हैं। एंड जो लास्ट की बुक्स हैं 4 से लेकर 6 तक, उनका लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया था। क्यों बदला था? क्योंकि पहली 3 बुक्स में जितनी उनको पब्लिसिटी मिली थी, जितनी उनको रिस्पेक्ट मिली थी क्वीन से, वो लास्ट वाली बुक्स में उतनी वो नहीं मिल पाई, तो उन्होंने लिखना ग्रेजुअली कम कर दिया उस बुक को। देन बात कर लेते हैं 1595 से 96 के बीच में उन्होंने सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश करी किसके, फोर्थ से लेकर 6 बुक फेरी क्वीन की करी इन्होंने। एंड इन्होंने 4 हाइम्स वाला पोर्शन भी पब्लिश किया अपना, राइट। देन ये मर गए, इनकी डेथ हो गई। इनसे पहले क्या हुआ था कि ये फायर में इनके चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी, इनकी बच्चों की डेथ हुई थी। फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डाइस ड्यू टू नो ब्रेड, यानी कि भूखमरी के कारण इनकी डेथ हुई। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग इनके पास खाने को कुछ नहीं था, इनके पास स्पेंसर के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए उनकी डेथ हुई। स्पेंसर की लाइफ बहुत अच्छी रही है शुरू से, क्योंकि उसको क्वीन से भी बराबर रिस्पेक्ट मिली, उसको हर जगह से रिस्पेक्ट मिली। बट एट द एंड उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जो कि एट द एंड दुश्मन में बदल गया। उसने क्या किया कि वो दोस्त तो था, बट ग्रेजुअली जैसी दुश्मनी हुई तो वो जो बंदा था ना, वो था जज था कोर्ट में। तो उसने स्पेंसर को झूठे केस में अंदर फंसवा दिया था। तो झूठे केस में स्पेंसर फंसा तो उसके बाद उसकी लाइफ का डाउनफॉल शुरू हो गया। ये लाइफ मैं हर एक की नहीं बताता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं की बताता हूँ। कुछ वर्क्स पे नजर डाल लेते हैं। हालांकि बहुत सारे वर्क मैंने कवर कर दिए हैं, बट स्टिल कुछ वर्क्स बचे हुए हैं। द शेपर्ड्स कैलेंडर
फिर 1591 वॉल्यूम ऑफ मिसलेनियस पोम्स। देन एमोरिटी। एमोरिटी ना जब इनकी शादी हुई थी एलिजाबेथ बॉयल से, ये बताना भूल गया मैं। तो इनकी जब शादी हुई थी एलिजाबेथ बॉयल से, एलिजाबेथ बॉयल इनको पसंद थी, मतलब अच्छी लेडी थी। तो उससे जब ये शादी हुई थी ना, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने प्यार को जताने के लिए एमोरिटी कलेक्शन लाए थे। एमोरिटी में 88 सॉनेट्स लिखी थी सिर्फ एक औरत के लिए, दैट इज एलिजाबेथ बॉयल। ठीक। तो 88 पेट्रार्कियन एमोरिटी लिखने के बाद एपीथैलमियन लिखी। ये जो थी ना, ये एक ऑड थी। ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब होता है लिरिकल पोम। ऑड का मतलब होता है लिरिकल पोम। तो ये अपनी शादी के ऊपर, अपनी मैरिज के ऊपर इन्होंने एक लिरिकल पोम लिखी थी। ठीक है, इतना वो लगाव था इनको एलिजाबेथ से। देन कॉलिन कोड्स कम होम अगेन लिखी। देन एरिस्टोफेल, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिस्टोफेल इनकी। देन फोर हाइम्स अगेन, फोर हाइम्स एंड प्रोथैनियन एंड द फेरी क्वीन इन्होंने लिखी। तो इसमें से इनके इंपॉर्टेंट वर्क से बात कर लेते हैं। सारे ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप इसको पढ़ेंगे नेट पर्पज से, आप इसको पढ़ेंगे नेट पर्पज से, 88 तो पढ़ी जाएंगी नहीं, बट इनमें से ना कुछ कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। एंड देन आप पढ़ेंगे एरिस्टोफेल, तो बता दिया मैंने आपको, एंड द फेरी क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेरी क्वीन जिसने नहीं पढ़ी, उसका मतलब उसको स्पेंसर के बारे में कुछ नहीं पता है। बात कर लेते हैं सर फिलिप सिडनी की, 1554 से 1586 तक। ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुई थी, मतलब अच्छी फैमिली थी। तो इसलिए ये ऑक्सफोर्ड गए पढ़ने। ऑक्सफोर्ड जाने के बाद इनको एज अ मिलिट्री हीरो भी देखा गया, क्योंकि उन्होंने स्पेन स्पेन के खिलाफ वॉर लड़ी थी एंड अच्छे से ये जीत के आए थे उसमें, राइट। इन्होंने क्या किया था ना कि क्लासिक इंग्लिश मीटर, जो मीटर नहीं होता नापने वाले, इंग्लिश में नापते हैं हम, पेंटामीटर ये वो। तो क्लासिक इंडियन मीटर का एक ग्रुप बनाया था, जिनको एरोपेगस कहते हैं। ठीक, इनके बहुत फेमस वर्क हैं एरिस्टोफेल एंड स्टेला। एरिस्टोफेल एंड स्टेला में 108 सॉनेट है टोटल। एंड ये जितने भी सॉनेट्स है ना, 108, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर से पहले फाइनेस्ट एलिजाबेथन सॉनेट्स थी ये। यानी कि जब तक शेक्सपियर नहीं आया था, तब तक सबसे अच्छी सॉनेट्स थी ये ना, 108 जितनी भी थी। देन लेडी ऑफ मे इनका काम है, आर्डिका इनका वर्क है, द एपोलॉजी फॉर पोइट्री इनका वर्क है, जिसको हम डिफेंस ऑफ पोइजी भी बोलते हैं। तो ये जो एपोलॉजी वाला वर्क है ना, ये बेसिकली एक पैम्पलेट में छपा था, एक पैम्पलेट है ये। तो ये फाउंडेशन कहते हैं इसको, फाउंडेशन कहते हैं किसके लिए? इंग्लिश क्रिटिसिज्म का। कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म का बेसिक जो फाउंडेशन है वो यही वर्क है, ऐसा बोला जाता है, राइट। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत पॉलिश रहा है हमेशा से, और हमेशा ये कोर्ट के स्टैंडर्ड से लिखते थे, यानी कोर्ट के लिए ही लिखते थे एंड कोर्ट के स्टैंडर्ड से ही लिखते थे। एंड रोमांटिक आर्ग्यूमेंट्स इनके वर्क में देखी जाती। कुछ और पोइट्स की बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे यहीं पे। सबसे पहले है माइकल ड्राइडन। माइकल ड्राइडन 1563 टू 1631। तो ये जो थे ना, ये नोबल फैमिलीज के ट्यूटर थे, यानी कि बहुत एजुकेटेड थे ये। एंड इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो हिस्टोरिकल पोम्स लिखी हुई हैं, इंग्लैंड्स हिस्टोरिकल एपिट्स एंड द बैरन्स वॉर, ये इन्होंने लिखी है। इन्होंने एक और चीज करा है कि पॉली ऑल्बियन। पॉली ऑल्बियन एक टोपोग्राफिकल पोम है। टोपोग्राफिकल पोम यानी कि जो इंग्लैंड है और जो वेल्स है, दो जो जगह हैं, इनकी टोपोग्राफी के ऊपर, इनके वेदर के ऊपर, इनके हिल्स के ऊपर, इनके माउंटेन्स के ऊपर, इनके रिवर्स के ऊपर लिखी गई ये चीजें हैं। ये 30 सॉन्ग्स हैं। 30 सॉन्ग्स यानी कि वही सॉन्ग्स है, पोम्स है ना। अलेक्जेंड्राइन मीटर में लिखा गया है इनको। ठीक। देन इन्होंने एक पेट्रोटिक पोम लिखी है जिसका नाम है अगेन कोर्ट। एंड इन्होंने एक पेस्टोरल पोम लिखी है जिसका नाम है निम्फेडिया। देन कम्स इट थॉमस कैंपियन। थॉमस कैंपियन 1567 टू 1620, लंदन में बॉर्न हुए हैं, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। फिर उसके बाद ये फिजिशियन बन गए। फिजिशियन के बाद ये म्यूजिक आर्टिस्ट एंड कंपोजर भी रहे हैं, राइट। ईयर्स एंड सॉन्ग्स, इनका एक कलेक्शन है ईयर्स एंड सॉन्ग, उनमें इनकी तीन जो है पोम्स या फिर सॉन्ग्स पब्लिश्ड हैं। पहला है अ बुक ऑफ एयर्स 1601, सॉन्ग्स ऑफ मॉर्निंग 1613, टू बुक्स ऑफ एयर्स 1612। सो ये इनके सॉन्ग्स एंड बुक्स हैं। अब म्यूजिशियन रहे हैं, कंपोजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे राइटर होंगे ही। ठीक। अगर थोड़ी सी माइकल के बारे में और बात करूं,
तो जो इनकी सॉनेट्स है ना, वो लिरिकल ब्यूटी को दिखाती हैं, ठीक? और रेंज इनकी बहुत ज़्यादा है, इनकी तारीफ़ होती है इनकी रेंज में। यानी कि जहाँ नॉर्मल पोएट सिर्फ़ कोर्ट या फिर सिर्फ़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरी रिवर, हिल, लीजेंड्स, टोपोग्राफ़ी के बारे में बात करी, तो इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। वैसे ही थॉमस की बात कर लेते हैं, तो थॉमस जो है ना मीटर के मास्टर हैं और मेलोडी के मास्टर हैं। मीटर यानी कि जो आयम्बिक पेंटामीटर या फिर सब मीटर्स होते हैं, इनके मास्टर हैं और ऑब्वियसली अगर वो बंदा म्यूज़िशियन है, तो वो मेलोडी का मास्टर ही होगा। इनको ना थॉमस कैम्पियन को हम माइनर माइनर पोएट के नाम से भी जानते हैं, राइट? अब आते हैं द फ्लेचर ब्रदर्स। तो जो फ्लेचर ब्रदर्स हैं, इनमें 2 भाई का नाम शामिल है। तो सबसे पहले है फिनियर्स फ्लेचर। ये जो है, ये कैम्ब्रिज में पढ़े थे। कैम्ब्रिज के बाद ये क्लर्जीमैन बने। क्लर्जीमैन बनने के बाद उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया। पहली बुक थी द पर्पल आइसलैंड 1633, जिसको हम आइल्स ऑफ मैन नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपने एक ना एक बार ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? ये जो पोएम है इनकी, द पर्पल आइलैंड या फिर जो आइल्स ऑफ मैन, ये एक लॉन्ग पोएम है जो कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी की सोल के बारे में हमें बताती है। ठीक हो गया? ये क्या करते हैं ना, ये स्पेंसरियन स्टैन्ज़ा को मॉडिफाई करते हैं और फिर यूज़ करते हैं इसको, राइट? दूसरा है ग्लिस फ्लेचलर। तो ये कौन है? ये भी कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं एंड इन्होंने क्या किया, होली ऑर्डर्स को लेना शुरू किया। होली ऑर्डर्स यानी कि जैसे पंडित लोग होते हैं, वही चीज़। तो ये भी क्लर्जी ही है, राइट? इनका काम है द क्राइस्ट, विक्ट्री एंड द ट्रिम्प। ये 4 कैंटो का वो है, एपिक है। कैंटो यानी कि प्लेस बोल सकते हैं। 1 कैंटो, 2 कैंटो, 3 कैंटो, 4 कैंटो, 12 कैंटो, राइट? तो 4 कैंटो की एक एपिक है। तो इन्होंने ये जो है इंस्पिरेशन ली थी मिल्टन से। मिल्टन की जो बुक है पैराडाइज रिगेन्ड, उससे इंस्पिरेशन ली थी। मिल्टन बहुत बड़ा नाम है, वो आपको आगे बताऊँगा मैं। इनकी बहुत फेमस बुक्स हैं द पैराडाइज लॉस्ट एंड द पैराडाइज रिगेन्ड। तो जो ये गिल्स है, इसने इनसे इनकी जो पैराडाइज रिगेन्ड है, उससे इंस्पिरेशन लेकर ये बुक लिखी थी, क्रिस्ट, विक्ट्री एंड ट्रिम्प, राइट? तो ये 2 फ्लेचर ब्रदर्स के बारे में बात होगी। इसमें से आइल्स ऑफ मैन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसने लिखा हुआ है। लास्ट पोएट की हम बात करें आज के, वो है सैमुअल डैनियल। सॉरी, थोड़ा साइड प्रॉब्लम है, छोटा लिखा हुआ है, बट मैं बता देता हूँ। सैमुअल डैनियल 1562 टू 1619 ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और इनकी पहचान इस वर्ल्ड में इसलिए हुई क्योंकि ये एरिस्टोक्रेट्स के ट्यूटर थे, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स को पढ़ाते थे घर पे जाके। सैमुअल डैनियल जो थे वो पोएट लॉरेट थे। पोएट लॉरेट कौन होता है? अगर हम इंडियन मैथोलॉजी की बात करें, तो उसमें जो राज्य कवि होता है, यानी कि एक आदमी जो आपके राजा के लिए कविता लिख रहा है, राजा को इम्प्रेस करने के लिए कविता लिख रहा है, वो होता है पोएट लॉरेट, राइट? तो वो सैमुअल डैनियल भी रहे हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको पता करना है कि फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड कौन था। देन इनका वर्क है डेलिया, 1592 में इन्होंने लिखा है। ये भी सॉनेट की साइकिल्स हैं, यानी कि डेलिया भी इनके सॉनेट्स हैं। इनके सॉनेट्स में ना 3 क्वाट्रेन्स होते थे एंड 1 कपलेट होता था। देन द कंप्लेंट ऑफ रोसमंड। आप देखेंगे कंप्लेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, रोसमंड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ये गलत नहीं है, उस टाइम पे कंप्लेंट की स्पेलिंग ऐसे ही होती थी, राइट? 1592। तो ये रोमांटिक वाली चीज़ है, ठीक? द सिविल वॉर्स लिखा है इन्होंने। सिविल वॉर लिखा क्योंकि एलिजाबेथ से पहले सिविल वॉर्स बहुत हुए थे, तो हिस्टोरिकल पोएम्स हैं ये। फिर लिखा द क्वीन्स वेक, यानी क्वीन का जागना, एंड हाइमन्स ट्रिम्प, ये मास्क है। मास्क क्या होता है? जब मैं आपको बेन जॉनसन पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा मास्क होते क्या है। वैसे बताया तो एक शॉर्ट प्लेस होते हैं जो कि किंग या क्वीन के सामने किए जाते हैं ताकि उनको इम्प्रेस करा जा सके, राइट? तो ये थे हमारे कुछ पोएट्स। सो 1557 में क्रोनोलॉजी में पब्लिकेशन होती है टोटल्स मिशेलिनी की, राइट? 1558 में एलिजाबेथ को थ्रोन पे बिठाया गया था। 1561 में गॉर्बोडॉक, जो कि सैकवाइल एंड थॉमस नॉटन ने लिखा है, ये गॉर्बोडॉक है फर्स्ट इंग्लिश ब्रांड ट्रेजेडी, राइट? देन 1576 में द स्टील ग्लास, जो कि जॉर्ज गैस्कोजाइन ने लिखा हुआ था, ये इम्पोर्टेंट अर्लीस्ट इंग्लिश अटायर है। देन 1579 में स्पेंसर का जो शेपर्ड कैलेंडर है वो पब्लिश होता है। 1580 में स्पेंसर जो है ना, वो लॉर्ड ग्रे के साथ आयरलैंड जाते हैं कुछ काम से। देन लॉर्ड ग्रे वही थे इनके जो, स्पेंसर जो है वो लॉर्ड ग्रे के सेक्रेटरी थे, मैंने अभी पढ़ाया जस्ट।
देन 1586 में फिलिप सिडनी की डेथ होती है। 1589 और 90 के बीच में स्पेंसर जो है वो फेरी क्वीन के 3 पार्ट्स पब्लिश करता है, फर्स्ट 3 पार्ट्स। देन 1591 में सिडनी की एरिस्टोफेल एंड स्टेला जो कि सोनेट सीक्वेंस है वो पब्लिश होती है। 1592 में डैनियल्स की डेलिया पब्लिश होती है, ये भी सोनेट सीक्वेंस है। 1593 में मार्लोफ क्रिस्टोफर मार्लोफ की डेथ होती है। 1594 और 95 के बीच में स्पेंसर की एमोरिटी एंड जो हमारी ऑड पोम है, ऑड पोम यानी कि एपिथैलेमॉन, ये पब्लिश होती है। एंड 1596 में स्पेंसर की बुक फेरी क्वीन की सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पब्लिश होती है, 4 हाइम्स पब्लिश होती है। देन 1598 में स्पेंसर जो होता है वो इंग्लैंड से चला जाता है। इंग्लैंड में ना एक्चुअली कासल बर्न हुआ था, इस कासल में अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स लॉस करता है और कासल में अपने बच्चों की जान भी गंवा देता है ये, राइट। तो अब हम बात करते हैं अगली क्या है। देन कम्स स्पेंसर की डेथ हो जाती है उसके बाद, और बेन जॉनसन क्या बोलता है कि स्पेंसर भूख से मरा है। देन इंग्लिश हेलिकन पब्लिश होता है 1600 में। 1603 में एलिजाबेथ वन की डेथ हो जाती है एंड जेम्स वन, जिनको हम जैकब भी बोलते हैं, वो थ्रोन अटेन कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समरी की, जो हमने आज तक पढ़ा है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एलिजाबेथ के बारे में पढ़ा, एलिजाबेथ वन जो कि क्वीन थी इंग्लैंड की, ट्यूडर थी ये, एंड लास्ट ट्यूडर थी, हेनरी एट की बेटी थी, राइट। ये हमने पढ़ा इसके बारे में, एलिजाबेथ वन के बारे में। देन हमने पढ़ा पोइट्री, जितने भी मेजर राइटर्स हैं पोइट्री के वो हमने देखे, राइट। जैसे कि डैनियल देखा हमने, हमने सैमुअल जॉनसन देखा, है ना। हमने थोड़ा बहुत मिल्टन के बारे में पढ़ा, मिल्टन के जो 2 वर्क्स हैं उसका मैंने बताया आपको, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। हमने पढ़ा स्पेंसर के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे दिग्गज पोइट्स के बारे में हमने पढ़ा, राइट। फिर हमने हिस्टोरिकल टाइमलाइंस देखी। तो जो भी डाउट रहे इस लेक्चर पे, थोड़ा टफ लेक्चर था ये, जो भी डाउट रहे हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो को एंड करते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमेशा खोल के देखा कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं सारे नोट्स बना के लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को हैंड टू हैंड नोट्स भी मिल जाए। एंड जो बाकी मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है वो तो आप नोट कर ही सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सेम एलिजाबेथन एज का होगा, बट उस इस बार हमने पोइट्री पढ़ी है एंड उस बार हम पढ़ेंगे प्रोज। थैंक यू।